हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में एंड स्पेसिफिकली जेईई मेन के लिए। केमिस्ट्री में कैसे हमें हाई स्कोर करना है, कैसे हमें केमिस्ट्री में 99.9 परसेंटाइल तक अचीव करना है, वो सारी डिटेल आज आपको मिलने वाली है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, थ्योरी कहाँ से करनी चाहिए, इनऑर्गेनिक को कैसे डील करना चाहिए, ब्लॉक केमिस्ट्री को कैसे डील करें, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट रिसोर्स क्या है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, याद कैसे रखें। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है केमिस्ट्री में। तो बच्चों, बहुत ही अमेजिंग रिसोर्सेज आपको बताऊंगा और इंडिविजुअली एक एक पार्ट को बहुत प्यार से हम डील करने वाले इस पर्टिकुलर सेशन में। तो आराम से शांति से बैठ जाइए, पेन पेपर ले लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए और जो जो की पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक मास्टर वीडियो है। इसकी हेल्प से अगर आप इसको अप्लाई करते हो, आई गारंटी यू कि भाई उसके बाद जेईई मेन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस इन बातों को अप्लाई करने की बात है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से पेन पेपर साथ में रखो। हाँ जी, रख लिया पक्का? क्योंकि देखो, सिर्फ देखते रहने से नहीं होगा, नहीं तो आप देखते रहोगे ऐसे ही और मूवी की तरह, कुछ नहीं फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसे हजारों स्ट्रैटेजीज वीडियोस आते हैं, डजंट मैटर, राइट। तो इसलिए ये इट इज़ द बेस्ट वन, राइट। तो मेक श्योर कि आप इसमें पूरा एंगेज रहें और पूरा ध्यान से सारी चीज़ों को नोट करें और फिर अप्लाई करें। देखो बच्चों, बेसिक फंडा ये रहता है, पहले बेसिक फंडा समझो कि स्कोर अच्छा कैसे आता है। पहले हमें कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, यानी हमें समझ में तो आना चाहिए। अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो फिर सवाल कैसे करोगे? सवाल नहीं करोगे तो फिर मतलब गेम वहीं पे खत्म हो गया। तो पहला लेवल है कि हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, तो इसमें दो बातें आती हैं कि समझ में तो आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर्स कुछ समझा तो देते हैं, लेकिन थोड़ा कई बार इट हैपन्स कि आसान आसान करा देते हैं, क्योंकि बच्चों को आसान समझ में आता है तो टीचर्स का फीडबैक अच्छा आता है। तो इट हैपन्स, बहुत बार ऐसा होता है कि फिर स्टूडेंट्स को फिर सवाल बनते नहीं है, क्योंकि क्लास में उतना अच्छा लेवल कराया नहीं है और जेईई मेन में भी डिसेंट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा हायर लेवल पे रखना होगा और ऐसे टीचर्स से पढ़ना होगा जो आपको सिर्फ आसान आसान नहीं, आपको समझ में तो आना चाहिए प्लस, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफ़ी फोकस कराएं। तो पहली चीज़ क्या हो गई? स्टडी फ्रॉम द राइट टीचर्स, क्योंकि अगर वही गड़बड़ हो गई तो हमें फिर क्या होगा, हमसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और मतलब सिर्फ समझ में आने से काम नहीं चलेगा, याद रखिए, हमसे क्वेश्चन होने चाहिए, समझ रहे हो। तो स्टडी फ्रॉम दोज टीचर्स जिनसे आपसे क्वेश्चन बन पाए, है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि अब मान लीजिए आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं, सही बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, सही है। ध्यान रखिए, बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज पे मत जाइएगा। केमिस्ट्री में जिस टीचर से आपका एकदम एक धुन लग गया, बन गया कि यार यहाँ पे मेरे को बढ़िया समझ में आ रहा है, सवाल भी मुझसे बन रहे हैं, देन फोकस ओनली ऑन दैट रिसोर्स। अगर आपने बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज करिए, बहुत सारे टीचर्स का मिक्स लेक्चर्स देख रहे हो, तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी बेटा, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। आप में से कई स्टूडेंट शायद ऑलरेडी ये कर रहे होंगे। ये गलती मत करिएगा, इवन किसी भी सब्जेक्ट में ये ब्लंडर मत करिएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? नाउ अब आपने अपने टीचर्स फाइनल कर लिए हैं, आप सही बैच में पढ़ रहे हो, एंड अब बात आती है प्रैक्टिस मटेरियल की। तो प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए? तो सबसे कॉमन ब्लंडर जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि भाई नॉर्मली कोचिंग्स में शीट मिलती है, मॉड्यूल मिलता है। जैसे हम जो हमारे एकलव्य बैच है जेईई मेन स्पेसिफिक एंड वॉरियर बैच है जेईई मेन एडवांस से स्पेसिफिक, उनके स्टूडेंट्स को हम लोग डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डीपीपीज के अलावा हम लोग जो बच्चे डीपीपीज कर लेते हैं या क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उनको हम एमपीपीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली एमपीपीज की बजाय कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं, कई जगह वो शीट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो समय अवेलेबल होता है ना, उसके हिसाब से जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आज के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। अब जब मटेरियल इतना ज़्यादा है, तो अगर हम इतना मटेरियल के चक्कर में पढ़ेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, ना तो हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस मटेरियल भी हमारा लिमिटेड होना चाहिए, है ना। लिमिटेड इतना होना चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस भरपूर भी हो गई, लेकिन रिवीजन करने का समय तो मिले। तो आज आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस मटेरियल भी सोर्सेज आपके लिए क्या रहेंगे। चलिए अब इंडिविजुअली केमिस्ट्री के एक एक पार्ट को डील करते हैं बढ़िया से, और फिर उसके बाद मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो एक्साइटेड, फुल जोश में, पेन पेपर लेके बैठे हो ना? तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, फालतू का हुआ बना रखा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर प्यार से डील किया जाए तो इनऑर्गेनिक
इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, क्योंकि आप जानते हो भाई अगर हमें याद है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है नहीं हो रही है, अगर हमें याद है, अगर हमें फंडे क्लियर है, तो इनऑर्गेनिक क्या का पेपर जो पार्ट है वो सबसे जल्दी अटेम्प्ट हो सकता है। यानी वो हमारे जो 8 क्वेश्चन है ना जो इनऑर्गेनिक में 8 अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, वो क्वेश्चन आप लगभग 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, 10 मिनट्स में, समझ रहे हो, 10 से भी जल्दी भी हो सकता है, पर 10 मिनट में इनऑर्गेनिक खत्म हो सकता है, सोच रहे हो आप। तो भाई जो इनऑर्गेनिक में समय बचेगा और जो फिजिकल में, जो ऑर्गेनिक से समय बचेगा वो थोड़ा फिजिकल में लगेगा और बाकी फिजिक्स और मैथ्स में बचाएगा, तो केमिस्ट्री ओवरऑल आपका समय बचाएगा। तो इनऑर्गेनिक को ये दिमाग से निकाल दो कि इतना रटना है ये वो। अब देखो सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है बच्चों 50%, एटलीस्ट 50 to 60% काम यहाँ से हो गया। यानी इनऑर्गेनिक का लगभग ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा इन तीन चैप्टर से। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये 3 चैप्टर्स सबसे गोल्डन है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब बात करते हैं याद करने वाले हिस्से की। याद करने वाला हिस्सा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड ब्लॉक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाई ROI जिनका है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, एस ब्लॉक का एंड हाइड्रोजन का। ये नोट कर लीजिएगा, एनवायरमेंटल, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन का। अगर हम एनवायरमेंटल कर लेते हैं, एस ब्लॉक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कर लेते हैं, तो उससे भी 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। 2 क्वेश्चन, क्योंकि एनवायरमेंटल जो है आज के टाइम में काफ़ी हॉट टॉपिक है, पूरे एनवायरमेंट में जो इश्यूज रहते हैं तो उससे रिलेटेड, खासतौर पे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट से, स्मोक वगैरह से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन लगातार आते हैं, है ना। अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बात करें तो कन्वेंशनली आप सभी जानते हो कि जो हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के, आयनिक रेडियाई के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी कौन सी होती हैं, खासतौर पे उनके जो ट्रेंड्स होते हैं वो हमेशा ही ट्रेंडिंग रहते हैं, हमेशा ही वो काफ़ी उससे आता है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो फोकस ऑन द की एरियाज। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग में 2 ही पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इवन 3 पोर्शन से, आप नोट भी कर लेना। एक तो है हमारा डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, एक हमारा स्ट्रक्चर शेप हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और एक हमारा आ जाता है इन जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, समझ रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर का जो रहता है, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं मेनली। तो की कंसेप्ट भी हमें क्लियर होने चाहिए कि मेनली किन से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो या तो IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आएगा या आइसोमेरिज्म से आएगा। आइसोमेरिज्म में भी मेनली ऑप्टिकल और स्टीरियो वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट VBT वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर हमारा पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, शेप, वो वाला पार्ट, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को फंडे ये क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन ब्रॉडली कहाँ से आते हैं। वैसे तो हमें सब लाइन टू लाइन करना पड़ेगा NCERT से। अब यहाँ पे याद रखिए, जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आप में से जो भी स्टूडेंट एकलव्य वॉरियर बैच में पढ़ रहे हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं या एकलव्य वॉरियर में अभी करंटली आने वाले हैं कुछ ही समय में, तो बच्चों इनऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें। तो उसमें हमेशा, जैसे मैं हमारे सभी बैच वाले स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि बैच के जो लेक्चर्स हैं उसके साथ साथ NCERT को आपको स्टडी करना है और NCERT का जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी करना है। पर पहली रीडिंग में हाईलाइट नहीं करना है, पहली रीडिंग में NCERT को समझना है। तो NCERT कब करना है? NCERT सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT इज गॉड लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन NCERT शुरू में पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, खुद से पढ़ोगे तो पहले लेक्चर कर लिया, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के जो लेक्चर मेरे हैं वो सारे आपने किए, और जहाँ पे भी जिस भी अगर आप अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वो लेक्चर्स किए। उसके साथ साथ NCERT की रीडिंग करना शुरू करो। यहाँ पे मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं वो प्रॉपर NCERT को फोकस करके बनाए हैं, लेकिन आप साथ साथ NCERT ज़रूर करें और उसके की पॉइंट्स को फिर बाद में सेकंड रीडिंग में हाईलाइट करना शुरू करना। तो NCERT का एक एक पार्ट ढंग से हमें आना चाहिए, लेकिन याद रखिए NCERT में जो हिस्टोरिकल पार्ट है, मतलब की कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि शुरू में बहुत सारा NCERT में एक्स्ट्रा क्या, इन द सेंस हिस्टोरिकल पार्ट और काफ़ी कुछ ऐसा दिया है जिससे क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन के की कॉन्सेप्ट आपको पता लगे। अब एक और अमेजिंग हैक आपको बताता हूँ। ब्लॉक केमिस्ट्री का जो बाकी वाला पार्ट है, यानी एस ब्लॉक हाइड्रोजन के अलावा वाला पार्ट बोल रहा हूँ मैं, जो मेनली P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक है। मैं D एंड F ब्लॉक से आपको बता देता हूँ। D एंड F ब्लॉक से प्राइमरीली बहुत बार लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही कॉमनली। तो एक ही कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो हमें ढंग से आना चाहिए। प्लस अगेन
ब्लॉक केमिस्ट्री में एक और बात होती है, जैसे पी ब्लॉक है तो ऑक्सी एसिड्स वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑक्साइड्स के, ऑक्सी एसिड के, जैसे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज होगी, कहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, जैसे कि एक लेक्चर मेरा आपको जब मिलेगा एकलव्य वॉरियर बैच में, जिसमें मैंने बता रखा है हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, इसकी हेल्प से आपका जो पी ब्लॉक का पार्ट है, पी ब्लॉक का जो पार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं, वो आपका मैटर सॉर्ट हो गया। यानी केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प से बच्चों ब्लॉक केमिस्ट्री का भी जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएगा। दूसरा, अब बात आती है सर रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस का क्या करें, रिएक्शंस कैसे याद करें? बेटा रिएक्शंस जो होती है ना, उनको याद करने का कंसेप्चुअल मतलब तरीका होता है, ठीक है? जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इनऑर्गेनिक कितनी कंसेप्चुअल है। जैसे कि उसमें प्राइमरीली रिएक्शन जो होती है वो किस तरह की होती है, या तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स में डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकती है, या हीटिंग इफेक्ट में जैसे डिकम्पोजिशन वगैरह हो सकती है। 3-4 टाइप की रिएक्शन होती है, सिंपली रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है जो प्राइमरीली हाइड्रोलिसिस में होती है। अगर हमें उनका मैकेनिज्म, उनका फंडा समझ में आ जाए तो बच्चों जैसे कि ऑर्गेनिक में बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी 90%, 80 to 90% ऑफ द रिएक्शंस यू डोंट हैव टू रिमेंबर, उसके फंडे अगर आपको समझ में आ जाए, है ना। तो अब दिक्कत ये है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, तो यार दैट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन हम लोग अपने पर्टिकुलर बैच में एकलव्य वॉरियर में कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। उसके अंदर बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ेंगे और उससे रिएक्शन वाला पार्ट भी बस लिख लिख कर देखना है। मैं बाकी सभी बच्चों को ये बताऊंगा कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में है लिख लिख कर रिएक्शंस देखें, बाकी आपको फिर याद ही रखना पड़ेगा। अगर आपके टीचर उनको कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा पाते और रटवाते हैं सारा का सारा, तो फिर तो आपको सब याद करने का रह जाएगा, है ना। तो इनऑर्गेनिक को कैसे डील करना है, होपिंग दैट यू अंडरस्टूड रियली रियली वेल, है ना। अब इसके साथ प्रैक्टिस के लिए जो रिसोर्सेज हैं, इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए आप सभी जैसे जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, या मान लीजिए आप एटीपी स्टार कोटा में एकलव्य या वॉरियर बैच में हैं, तो आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है प्राइमरीली डीपीपी जरूर करें, जो क्लास इलस्ट्रेशन और डीपीपी तो करना ही है। अब बात यह है कि क्या हमें मॉड्यूल में फंसना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी बजाय, क्योंकि समय हमारे पास कम है, चाहे क्लास में डिस्कशन होता है मॉड्यूल का या एमपीपीज का, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके अलावा, मतलब ये पहली प्रायोरिटी है डीपीपी एंड क्लास इलस्ट्रेशन, उसके बाद आप सभी को जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए सबसे बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो तो आपको करने ही है चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन, प्लस वो क्वेश्चन अगर कम पड़ जाए तो बाय द वे तो नीट के पीवाईक्यू भी आप जरूर करें। उससे क्या होगा, नीट के पीवाईक्यू रिलेटिवली जेईई से क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो नीट के और बिटसैट के पीवाईक्यू जो है वो बहुत ही प्यारा रिसोर्स है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत पपलू क्वेश्चंस होते हैं कई बार, और बिटसैट की भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, उसके बाद जेईई मेन के क्वेश्चन कर लो, तो ये अपने आप ही इतना प्यारा क्वेश्चन बैंक है। नीट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ले लो और अपना ये जो बिटसैट के पीवाईक्यू ले लो, बात समझ में आ रही है। तो पीवाईक्यूज का क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा है कि भाई रिवीजन भी तो करना पड़ेगा अपने को। तो यानी क्लास में थ्योरी हुई आपकी, इलस्ट्रेशन हुए, डीपीपी किया और बस पीवाईक्यू किया, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, है ना। दूसरा, एडिशनल कंसेप्ट पे आउट ऑफ सिलेबस मत जाइए, जेईई मेन में नहीं आता उससे, बात समझ में आई। और एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे उनके साथ साथ आप उनको एनसीईआरटी को रीड करना शुरू कर देना। तो एनसीईआरटी कैन बी बोरिंग, कवर करना पड़ेगा उसको, है ना। तो इनऑर्गेनिक का फंडा होपिंग दैट आपको क्लियर हो गया। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ना सबसे पहले ये थोड़ा फिजिक्स जैसा होता है अगर हम बोले तो, ठीक है। कैलकुलेशंस भी होती है लेकिन कंसेप्चुअल बहुत है, हर चीज़ बहुत कंसेप्चुअल है। जैसे कि आप किसी भी पार्ट को देख लो, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स को देख लो। अब केमिकल काइनेटिक्स किस चीज़ से डील करता है, तो जो भी रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस माइक्रो लेवल पे हो रही है, उन रिएक्शंस की स्पीड जो है, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं क्या घटा सकते हैं, उस चीज़ को डील करता है। यानी जो हमारा एक तरह से मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है ना फिजिक्स में, उसी तरीके से यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल पार्ट जो है वो उसी को माइक्रो लेवल पे रिएक्शन के स्तर पे डील करता है।
यानी फिजिकल का समझिए फंडा क्या है, रिएक्शंस के स्तर पे जो फिजिक्स है, रिएक्शन के स्तर पे जो फिजिक्स है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर हम उसको फील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो सबसे पहले जो भी कंसेप्ट है हमारे इक्विलिब्रियम के, थर्मो को, उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। इसलिए तो कई पार्ट कॉमन आ जाते हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, जैसे कि थर्मो वाला पार्ट हो गया, उसमें काफ़ी कई सारा पार्ट कॉमन रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है और एटॉमिक, वो कई बार सिमिलर पार्ट आ जाता है, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओवरलैप भी आता है कुछ पार्ट। बात क्लियर है कि आपको समझ में आ रही है क्या? तो पहले तो थ्योरी समझनी है, लेकिन फंडा ऐसा है कि थ्योरी के बाद हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस खूब सारे करने हैं फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से हमारा क्या होगा, हमारा जो है ना, ये मान लो आदत प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट यानी स्टोइकियोमेट्री का जो पार्ट है, गैसियस स्टेट एंड रेडॉक्स, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। 1 तो मिनिमम है, 2 मैक्सिमम है, 3 कभी कभी आएंगे, पर 1 या 2 क्वेश्चन इससे हो जाएगा। इसके बाद देखिए लिक्विड सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट पे मेनली बेस्ड है। लिक्विड सॉल्यूशंस में अगर मेन कॉन्सेप्ट की बात करें, अब देखिए इसमें की कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे आप शुरू में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली वो जरूर करें, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अलावा जो हमारा मास परसेंट निकालना होता है ना, उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोइकियोमेट्री में हमारा इंपीरिकल फार्मूला और रियल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो कंबशन मेथड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और बेसिक कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें यील्ड निकालना, बेसिक कोई रिएक्शन हो रही है उसमें मोल निकालना या किसी के मास निकालना, यानी बेसिक स्टोइकियोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने चाहिए। उसके अलावा अगर गैस लॉज की बात करें, तो गैस लॉज में अगर हम बात करें तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है या ग्राफ्स हो गए, है ना, क्योंकि जितने भी हमारे पहले वाले बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये सब किस में कल्बिनेट हो जाते हैं, आइडियल गैस में। तो जो गैस इक्वेशन है वो, और उसके बाद रियल गैस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का बेसिक एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं। इवन गैसियस स्टेट का एप्लीकेशन आता है, कई बार डायरेक्टली यूज़ कम आता है। और जो हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, यानी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें करें डायरेक्टली। बस एक बार कंसेप्ट समझा तो फिर खटखट प्रैक्टिस, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों इट इज मोर एंड मोर अबाउट प्रैक्टिस। क्वेश्चन को एंड तक जरूर करें, क्वेश्चन को एंड तक जरूर करें, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल से आते हैं, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर मोर एंड मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमें करने होंगे। तो फिजिकल का फंडा समझ में है, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, लेकिन स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस। अब इजी क्वेश्चन कहाँ से करें, तो भाई कुछ जो क्लास इलस्ट्रेशन है, कुछ डीपीपी है, और जो पीवाईक्यू मैंने सेम बताया आपको, बिटसैट, नीट, पहले उनको कर लो और फिर जेईई मेन के पीवाईक्यू कर लो। समझ में आया क्या आपको, है ना। और क्वेश्चन को एंड तक ट्राई करो। भाई देखो लिमिटेड मटेरियल रहेगा तो क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने का समय भी दे पाओगे, बहुत सारा ही मटेरियल होगा तो टाइम ही नहीं लगेगा भाई। और कभी कभी एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि एडवांस्ड के कुछ अच्छे एससीक्यू भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उससे क्या होगा, आपको जेईई मेन लेवल के जो पीवाईक्यू हैं वो रिलेटिवली आसान लगेंगे। तो हो सके तो एडवांस्ड के एससीक्यू भी कर लो। तो ये बताओ क्या ये मटेरियल कम है, इसमें आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी जरूर करना है साथ साथ, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करो, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस भी करो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एनसीईआरटी कर लेना है, जो क्लास में थ्योरी आपको कराई जाएगी, जो हम लोग भी थ्योरी कराने वाले हैं क्लास में, प्लस इलस्ट्रेशन कराने वाले हैं एकलव्य वॉरियर बैच में, उसको तो करना ही है आपको, ठीक है। प्लस एनसीईआरटी, तो मेन फोकस है प्रैक्टिस पे और एंड तक करिएगा। की कॉन्सेप्ट लिक्विड सोल्यूशन में प्राइमरीली ध्यान से देखिए, इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो आई जाती हैं, लेकिन मेनली वांट ऑफ फैक्टर का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आता है एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, समझ रहे हो आप सभी। अब बात आती है, तो ये इससे जुड़ा हुआ पार्ट है, तो अगर ये है तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन तो कर ही लेना चाहिए, खट से कर लेना चाहिए। अब उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स एक सॉर्ट ऑफ अलग पार्ट है, इसका कोई डायरेक्टली बाकी सब चैप्टर से बहुत बड़ा लिंक नहीं है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो पहले जो एक ये कनेक्टेड से चैप्टर्स मैंने एक साथ बता दिया आपको, मोल कंसेप्ट, गैस लॉ, रिडॉक्स हो गया और लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। रिडॉक्स में एन फैक्टर का कैलकुलेशन और बेसिक जो ना नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन, और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो N1 V1 = N2 V2 वाला एप्लीकेशन है, या डाइल्यूशन से क्या इंपैक्ट आता है, ये बेसिक्स अपने को बढ़िया से आने चाहिए, प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए, प्रैक्टिस इज द की। तो फिजिकल में थ्योरी को एक बार समझ जाओ,
फिर थ्योरी में ज़्यादा लगे मत रहो, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से इतना आरओआई इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब काइनेटिक्स का जो की कॉन्सेप्ट है वो आप सभी जानते हो। एक तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी हमारा ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी निकालना, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, टेबल दे देते हैं और टेबल के अंदर से के बेसिस पे हम जो रिएक्टेंट्स पे कैसे डिपेंडेंट है रेट लॉ निकल जाता है, ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी निकल जाती है। अगला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे हाफ लाइफ, जो उनका रेट कांस्टेंट निकालना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक्स लाइक वेरी सिंपल चैप्टर, और ये अपने को बढ़िया से आना चाहिए। दूसरा इसका अगला जो की कॉन्सेप्ट है वो है आरएनएस इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन, या कैटलिस्ट का क्या इंपैक्ट आता है रिएक्शन के रेट पे, है ना बच्चों। अब इसके बाद बात आती है इक्विलिब्रियम की। होता क्या है ना, इक्विलिब्रियम का स्लाइट एप्लीकेशन हमारा थर्मो में भी आता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है। तो इक्विलिब्रियम अगर बहुत डीप में नहीं आता, पर बेसिक तो आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आएगा तो हमें यहाँ समझ में नहीं आएगा, जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन अपना फिक्स हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन से भी इन जनरल एक क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम में हमारा केमिकल का पार्ट है और हमारा आयनिक का पार्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो हमारा बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आयनिक बहुत डीप में, यानी जो बहुत डीप में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, टाइट्रेशंस जो होती हैं, उन सबसे डीप क्वेश्चंस एडवांस्ड में पूछे जाते हैं, जेई मेन में नहीं आते। तो आयनिक इज नॉट दैट टफ। अगर जेई मेन लेवल तक ही करना है तो इट बिकम्स वेरी इजी, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बात समझ में आ रही है। एसिड और बेस को मिक्स किया और उनका पीएच कैलकुलेशन प्राइमरीली आता है। तो आयनिक के की कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड बेस का मिक्स करके पीएच कैलकुलेशन, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर बात करें बच्चों, तो कई बार क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी जाती है, मेन रिएक्शन है, और उसके बाद छोटे छोटे कई सारे माइनर रिएक्शन दी जाती है। उनका आपस में रिलेशन, यानी मेन रिएक्शन के के से K1, K2, K3, K4 का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा Kp एंड Kc का जो आपस में रिलेशन रहता है, Kp एंड Kc, RT, Kp इज इक्वल टू Kc, ब्रैकेट में RT डेल्टा एन गैसियस, इस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर हम बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आने के चांस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब इक्विलिब्रियम के बाद थर्मो की बात करते हैं। इसमें थर्मो में हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का एक पार्ट आता है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ की बात आती है। तो डेल्टा जी की अगर हम बात करें, इसमें की कॉन्सेप्ट्स अगर हम बात करें तो थर्मो में हमारा डेल्टा एच, डेल्टा ई का जो रिलेशन है, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे एंथैल्पी का कैलकुलेशन है। तो एक हमारा एंथैल्पी से रिलेटेड पार्ट आ जाता है कि भाई एंथैल्पी का कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। उसके क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। उसके अलावा जो थर्मो का सेकंड लॉ है, यानी स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी, उस सब का एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम से आने को तो आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन ये की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब थर्मो हमें ढंग से आएगा, इलेक्ट्रो में भी रोल आता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो थर्मो में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रो में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, 1 मिनिमम 2 मैक्सिमम। इलेक्ट्रो में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है बच्चों, वो है नर्स इक्वेशन एंड कोलरॉश लॉ। समझ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नर्स्ट इक्वेशन का रोल बहुत हाई है, ज़्यादातर उससे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवरऑल ई सेल निकालना डिफरेंट कंडीशंस में। उसके अलावा इक्विलिब्रियम का जो रिलेशन रहता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का क्या रिलेशन रहता है, उससे क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रांगली बनता है इलेक्ट्रो में। बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट कैसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री ऐसा पार्ट है जिससे कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। तो इनका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा कम है। आने को तो आ सकता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, हु नोज, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इनका प्रायोरिटी लोएस्ट है। ये चैप्टर थोड़े छोटे हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आने के चांस भी नॉर्मली थोड़े कम रहते हैं। आने को आ तो सकता है। तो फिजिकल को कैसे डील करना है, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है, मेंटली कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है। कई टीचर्स चमत्कारी बनते हैं और बोलते हैं कि भाई कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कैलकुलेटर को यूज करोगे तो दिमाग कैलकुलेशन आपको इतना परेशान करेगी कि आप टेंशन में आ जाओगे, है ना। तो इसमें कैलकुलेशन हैक्स का यूज करिए। देयर आर वेरियस कैलकुलेशन हैक्स विच यू कैन यूज। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो बेसिक्स इक्वेशन है, E = hc/λ, तो इसमें hc जो होता है
उसका डायरेक्टली जो वैल्यू है वो याद रखिए 2 × 10⁻25। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर वैल्यूज ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम वेरी इजी। उनके जो शॉर्ट फॉर्म है, अप्रॉक्सीमेट फॉर्म्स है, उनको ध्यान रखिए। आर की जो वैल्यूज हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज, अप्रॉक्सीमेट क्या रहेगी उसको ध्यान रखिए। क्लियर है क्या? अब बच्चों बात आती है रिसोर्सेज, मैंने साथ साथ आपको बता दिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप, जैसे क्या है कि इसके साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने चाहिए। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट टाइम बाउंड देते हैं तो उसकी आपकी लिमिटेड समय में क्वेश्चंस करने की एबिलिटी रहेगी। उसके अलावा ओवरऑल फुल लेंथ टेस्ट एंड पार्ट टेस्ट तो आपको देने ही है। असल असेसमेंट उससे ही होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कॉन्फिडेंस उसी से ही बढ़ेगा बच्चों। इसके लिए एक पेड रिसोर्स आपको मैं बता देता हूँ जो बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स है, वो है AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आइए, डायरेक्टली ऐप या वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे, उसके अलावा फुल टेस्ट भी मिलेंगे जिनमें वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे फुल टेस्ट में। तो बहुत ही रेलेवेंट है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप रेगुलरली उससे कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली ऐप या वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप आज ही AOTS का हिस्सा तो बन ही जाइए, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। सभी को AOTS का हिस्सा ज़रूर बनना है। अब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है जिसमें स्टूडेंट बहुत टाइम कई बार लगा देता है वो है GOC IPSC आइसोमेरिज्म। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इससे जो क्वेश्चन है ना वो तो 1 या 2 बनता है मैक्स, 1 या 2 क्वेश्चन GOC IPSC आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो फिर क्या होगा, फिर आगे समझ में आने में दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि GOC IPSC आइसोमेरिज्म में इतना डूब जाओ कि डूब ही गए। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि इनको करो ढंग से करो लेकिन रेलेवेंट चीजें करो, नहीं तो GOC में करने को अथाह सागर है, कितना ही कर लूं, है ना। तो GOC IPSC आइसोमेरिज्म में मैं आपको बता रहा हूं कि IPSC में NCERT लेवल तक ही करना है और PYQs करने में बहुत है, समझ रहे हो, बहुत ही, नहीं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बनने को बन सकते हैं लेकिन वो आते ही नहीं है भाई, तो उस पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है ना। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें GOC एंड आइसोमेरिज्म में, GOC में अगर हम बात करें तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव समझने के बाद हमें सिंपली उनका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एरोमेटिसिटी, लिख लीजिएगा इस बात को, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिड बेस रिएक्शन, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GOC में। आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, स्ट्रक्चरल में मेनली हमें ये आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन उसके बाद मेनली ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट, तो फोकस मोर ऑन स्टीरियो वाला पार्ट, है ना। लेकिन एडवांस्ड के लिए बहुत डीप में आता है, जेई मेन में मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेनली ऑप्टिकल से ज़्यादा आते हैं, मेनली ऑप्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सीधा आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, है कि नहीं, कायरल कंपाउंड है कि नहीं, समझ रहे हो क्या, इनैंशोमर है, डाइस्टोमर है, GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत बड़े भयंकर क्वेश्चन नहीं आते हैं, एडवांस जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस पार्ट में समय दो, लेकिन ये नहीं कि भाई इसी में सारा ऑर्गेनिक में सारा समय बता दिया। कई जगह क्या करते हैं, इसी को 3-4 महीने इसी को कराते रहते हैं। अब इसी को 3-4 महीने कराएंगे तो समझ रहे हो आप, फिर बाकी पार्ट कब होगा, है ना। अब बात आती है, नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट पूरा है वो रिएक्शन वाला पार्ट है। रिएक्शन वाले पार्ट में पहले हाइड्रोकार्बन रहता है, फिर हमारा हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर रहता है, फिर हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं, और इसी से एसोसिएटेड फिर इन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड एरोमेटिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस रहते हैं। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो रिएक्शन वाले पार्ट से आते हैं, यानी लगभग मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हमारे इसी पार्ट से बनने वाले हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस इसी से आएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल ईथर, इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी 50% यहां से बनते हैं और बाकी 50% कहां से बनेंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और फिर अमाइन, अमाइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड फिर इनके एरोमेटिक वाला पार्ट। तो बाकी 2-3 क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो अपने को ये एहसास होना चाहिए, कभी कभी मिक्स भी कर देते हैं, आजकल मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन में मिक्सिंग भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है तो पहला पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन में बेटा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ये ढंग से हमें आने चाहिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन आना चाहिए, पानी कैसे ऐड होता है, ठीक है, HBr का एडिशन कैसे होता है, KCP TCP यानी डाइइन पे HBr ऐड करेंगे तो कैसे होगा, कॉन्जुगेटेड डाइइन पे, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ यानी पेरोक्साइड इफेक्ट,
समझ रहे हो, ये बेसिक्स हाइड्रोकार्बन के ढंग से क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर में, प्राइमरीली जो रिएक्शन का कंसेप्चुअल पार्ट आता है वो आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा SN1 SN2 मेनली ये दो पार्ट हैं और ये कब कौन करते हैं। सिमिलरली एलिमिनेशन में E1 एंड E2। अब ये कंसेप्ट अगर हमें बढ़िया से आते हैं तो तब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन से हमारे तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं। अल्कोहल ईथर, ईथर की रिएक्शन और अल्कोहल की रिएक्शंस में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स में वही आता है। तो ये जो सारा पार्ट है बच्चों, इट इज इन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और इसमें क्वेश्चन इन्वर्जन रिटेंशन पे भी आ जाता है। रेट ऑफ SN1 पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पे जिसमें रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है। एलिमिनेशन में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, या मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सिडजेफ बनेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन होगी, कौन कब मेजर बनता है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, राइट। मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पे कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। उसके अलावा खासतौर पे E2 एलिमिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। E2 में जो सिडजेफ प्रोडक्ट कब बनता है उससे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड, यू गॉट द फील कि पहला पार्ट ये रहता है। अब उसके बाद बात आती है हमारा, अच्छा ऑर्गेनिक में सबसे पहले अगेन थ्योरेटिकल पार्ट को समझना जरूरी है, लेकिन अगेन याद कैसे रहेगा, ऑर्गेनिक को कैसे याद रखें। तो बच्चों ऑर्गेनिक को याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं। पहली चीज तो है प्रैक्टिस। जो क्लास में इलस्ट्रेशन आपको कराए जाएंगे आपके बैच में, या तो किसी और कोचिंग के या एकलव्य वॉरियर बैच में हो, तो मैं खूब सारे इलस्ट्रेशंस आपको उसके अंदर कराने वाला हूं। तो वो इलस्ट्रेशंस आपको ढंग से करने हैं, क्लास में बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। फिर आपको घर पे क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो रिवीजन के लिए होता है। ऑर्गेनिक में याद रखिए एनसीईआरटी साथ साथ नहीं कर सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी एंड में ही हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट मिक्स किए हुए हैं, उसमें एरोमेटिक पार्ट भी वहीं पे लिया हुआ है। तो अगर आप हमारे वाले बैच में हैं, एकलव्य वॉरियर में है, तो आप एनसीईआरटी को तो एंड में करें, ऑर्गेनिक में रिवीजन के लिए पहले मत करिए। इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, लेकिन एंड में करिए। प्रैक्टिस के लिए आप सभी क्या करेंगे, जो क्लास के साथ आपको डीपीपी मिलेगा एसोसिएटेड वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा मॉड्यूल में फंस मत जाना, समझ रहे हो। PYQs मैंने बता दिया, सेकंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स। उसके अलावा ऑर्गेनिक की अगर और प्रैक्टिस करनी है याद रखने के लिए, तो बच्चों यूज द मास्टर प्रॉब्लम बुक। मास्टर प्रॉब्लम बुक को आप लीजिए और उसमें जो पहला लेवल है नियोफाइट, उसका एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। 2 लेवल्स है मास्टर प्रॉब्लम बुक में, नियोफाइट एंड मैस्ट्रो। एंड ये जो पर्टिकुलर किताब है ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, या नियर बाय आपके किसी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है बेटा। और इसके अंदर जो नियोफाइट लेवल है और जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही रिलेवेंट है। अब आप में से कई सोच रहे होंगे सर बाकी किताब भी अच्छी हैं, लेकिन उनमें इशू क्या फंसता है, उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इतने सारे होते हैं ना कि आप उसमें फंस जाओगे, अटक जाओगे और फिर सोचोगे अरे यार डिमोटिवेट हो जाओगे, नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम है उन किताबों के साथ, उन्हीं का सोल्यूशन ये बनाया गया है, उन्हीं का सोल्यूशन मास्टर प्रॉब्लम बुक है, ठीक है। दूसरा AOTS में जो भी टेस्ट होंगे वो तो आप लगातार दोगे ही, चैप्टर वाइज टेस्ट वहां से दो, दैट इज मोर देन इनफ। मॉड्यूल्स में फंसने की जरूरत नहीं है अनलेस यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ओके। अब उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो मेनली आती है रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग आता है, उसको SNAE बोलते हैं, जो एसिड डेरिवेटिव्स में होता है। और एल्डिहाइड कीटोन में मेनली बच्चों आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी यहाँ पे नेम्ड रिएक्शंस का पार्ट आ जाता है। किसका पार्ट आ जाता है, नेम्ड रिएक्शन, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, उसके अलावा हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। अगर हम बात करें ये रिएक्शंस के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप सभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग, मैंने आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग में गैब्रियल थैलेमाइड एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेम्ड रिएक्शन के साथ अब एरोमेटिक का जो पार्ट है, एरोमेटिक वाले पार्ट में हमारा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फिनॉल्स एंड एनिलीन्स खासतौर पे इंपॉर्टेंट है, प्लस एजोडाई फॉर्मेशन, जो एजोडाई फॉर्मेशन से रिलेटेड रिएक्शन होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है, बात समझ में आई आपको। तो ये वाला पार्ट एरोमेटिक का है। खासतौर पे जब एरोमेटाइजेशन होता है, जब एल्काइन का एरोमेटाइजेशन होता है, एल्काइन जब रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब से बेंजीन में कन्वर्ट होता है, तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि 50% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, नेम्ड रिएक्शन से और एरोमेटिक वाले पार्ट से आ रहे हैं बच्चों। अब तीसरा पार्ट जिससे 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही है। एक क्वेश्चन इन जनरल हमारा POC वाले पार्ट से आता है बच्चों। POC मतलब
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीओसी में याद रखिए 11th की एनसीईआरटी में कुछ पार्ट दिया हुआ है जिसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जैसे कि जेल्डाल ड्यूमास मेथड। तो ये वाला दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट रहता है। उसके अलावा हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है, जिसमें लसाइन टेस्ट है, सल्फर का डिटेक्शन, नाइट्रोजन का डिटेक्शन, हेलोजन का डिटेक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली आते हैं, आजकल आने के बहुत हाई चांस होते हैं। प्लस पीओसी के अंदर बच्चों और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि टॉलरेंस, फेलिंग्स, लुकास टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बायोमोलिक्यूल्स के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के भी कुछ टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट लैब मैनुअल में दिए हुए हैं और एक मैंने वन शॉट भी इसका वीडियो बना रखा है, आप चेक भी कर सकते हैं, पीओसी इन वन शॉट, है ना। तो 2 इसमें पार्ट होंगे, तो उससे आप जरूर कर लीजिएगा पीओसी को। जेल्डाल ड्यूमास मेथड, इससे रिलेटेड वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं है ना, तो उसको आप अलग से देख लीजिएगा, है ना। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज इससे एसोसिएटेड कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी एक क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन क्या है कि इनका आरओआई कम है। आरओआई मतलब बायोमोलिक्यूल एक बड़ा चैप्टर है, काफी कुछ है उसमें यार, काफी कुछ है, पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमारे पास ड्रग्स भी रहती हैं और भी बहुत कुछ रहता है, सोप, डिटर्जेंट, काफ़ी कुछ रहता है। पॉलीमर्स रिलेटिवली छोटा चैप्टर है। तो क्या होता है, इन 3 चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है अपना, एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, एक तो आता ही है मतलब, लेकिन पता है उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आइडियली अगर कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, सारा का सारा आइडियली, लेकिन इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पर ये इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्शन पार्ट। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अच्छा, एक और मास्टर रिसोर्स आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो है कंसेप्ट वीडियोस। ये एक पेड रिसोर्स है बच्चों, और ये आप एटीपी स्टार ऐप में आत्मनिर्भर सेक्शन में जाके इसको ले सकते हो। इसमें आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल के अभी नहीं आए हैं, वो भी फ्यूचर में आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो वहाँ से कंसेप्ट वीडियोस की हेल्प से आप सभी, बाय द वे किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं तो ये पर्टिकुलर लेक्चर्स का एक्सेस ले सकते हैं, और उसकी हेल्प से अपनी केमिस्ट्री को आप काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें लिमिटेड टाइम में, बहुत ही लिमिटेड समय में, क्योंकि नॉर्मली लेक्चर्स बहुत लेंदी होते हैं, पर लिमिटेड समय में आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट दिया हुआ है अलॉन्ग विद द हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशंस। तो अगर आप केमिस्ट्री को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कंसेप्ट वीडियोस कैन बी एन अमेजिंग वे टू इंप्रूव योर स्कोर। ओके बच्चों, अब उसके बाद पीओसी का मैंने आपको बता दिया है कि भाई प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी बेस्ड करना है। एनसीईआरटी प्राइमरीली कुछ पर्टिकुलर पार्ट आप पहले भी कर सकते हो, जैसे कि पीओसी वाला पार्ट है या एवरीडे लाइफ वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट कुछ हैं वो पहले भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके अलावा एक और बहुत अमेजिंग रिसोर्स मैं आप सभी को बताऊंगा, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप सभी जानते होंगे कि केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो इन द प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो जो प्लेलिस्ट हैं आप चेकआउट करिए, उसमें बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं, और वो अमेजिंग वीडियोस आप सभी को हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर स्कोर, है ना। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फ्री रिसोर्स है। वन शॉट वीडियोस भी हम लोगों ने बना रखे हैं, तो लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए वो वन शॉट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो भी रिसोर्स आपको बहुत ही अमेजिंग हेल्प करेगा। ओके बच्चों, तो बच्चों ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूं, राइट, कि जो जो आपने समझा। देखो बच्चों, गेम है ढंग से पढ़ने का, अगर ठीक से पढ़ोगे तभी सब होगा, लेकिन उसके अंदर भी स्मार्ट स्टडी करनी बहुत जरूरी है। एक बार ढंग के टीचर से पढ़ लो तो क्वेश्चन बनेंगे। प्रॉब्लम अब कहाँ से बनाने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। फिजिकल में एंड तक सॉल्व करिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। की कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं कि कितने सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उन पे तो अपने को बहुत सुप्रीम फोकस करना है। फिर एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में एनसीईआरटी को साथ साथ करिए, लेकिन ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को मेनली आप एंड में करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके बच्चों, एंड आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। एक मास्टर रिसोर्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, वो है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी। उसमें हम लगातार बहुत सारा मटेरियल बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते रहते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम कम्युनिटी का मेंबर जो हिस्सा है वो जरूर बनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, होपिंग दैट इस मास्टर वीडियो से बच्चों आपको बहुत हेल्प मिलेगी और केमिस्ट्री में आप बहुत अमेजिंग करेंगे इन जेईई मेन एग्जाम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बच्चों लव यू ऑल।